फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ में अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम रज़ा। रिपोर्टर डायरी के ज़रिए मुख्तलिफ रिपोर्टर्स मुख्तलिफ न्यूज़ आपके सामने लेकर आते हैं ताकि शहर फैसलाबाद को जहां उनके मसाइल को उजागर किया जाए, तो उसके साथ साथ जो फैसलाबाद में मुनफरद चीज़ें हैं उनको भी फैसलाबादियों तक पहुंचाया जा सके। इस वक्त मैं फैसलाबाद गटवाला ब्रीडिंग सेंटर के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर मुनफरद और नायाब नस्लों को जो है उनकी नस्लो अफजाइश की जाती है। ब्रीडिंग सेंटर से आपको इस बात का अंदाज़ा तो हो गया होगा कि यहाँ पर मुख्तलिफ और नायाब नस्लें मौजूद होती हैं और उनकी ब्रीडिंग जो है वो की जाती है ताकि उनको बचाया भी जा सके और उनकी नस्लों को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर आज हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स के साथ बात करेंगे और उसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ का अमला भी मौजूद होगा जो हमें बताएगा कि यहाँ पर इनको साइंटिफिकली किस तरह से इनका ख्याल रखा जाता है, इनको क्या खुराक दी जाती है और इसके साथ साथ यहाँ पर कौन सी नायाब नस्लें मौजूद हैं जो कि शहर फैसलाबाद की ब्रीडिंग सेंटर में मौजूद हैं और इनके ऊपर, इनकी अफजाइश के ऊपर, इनको ख्याल रखने के लिए क्या क्या काम किए जाते हैं और आपको यहाँ पर सब दिखाएंगे। ब्रीडिंग सेंटर के अंदर मुख्तलिफ नस्लें जो हैं वो मौजूद होती हैं जिनके अंदर क्रोकोडाइल, मुख्तलिफ परिंदे, तो उसके साथ साथ मुख्तलिफ जानवर जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। यहाँ पर इस वक्त मैं हॉग डियर के केज के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर नील गाय के साथ साथ जो है हिरन जो है वो भी नज़र आते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ का अमला मौजूद है, उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ पर इनका किस तरह से ख्याल रखते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जानवरों को क्या खुराक जो है वो डाली जाती है और कौन कौन से जानवर इस सेक्शन के अंदर मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेक्शन में नीलगाय और पाड़ा हिरन मौजूद है। इनकी खुराक सुबह सब्ज़ चारा डाला जाता है इनको, फिर 12 बजे तकरीबन भुने हुए चने डाले जाते हैं। तो उसके बाद आगे दिन में खुराक या शाम के औकात में इनको क्या खिलाया जाता है, किस तरह से इनके साथ क्या जब केज को खोला जाता है, सेक्शन के अंदर आते हैं तो ये किस तरह से बिहेव करते हैं उस वक्त? हम तो रोज़ाना इसके केज में आते हैं, ये हमारे साथ बहुत मनूस हुए हैं, हमारे पास आ जाते हैं, हम इनका ख्याल रखते हैं, पानी डालते हैं, चारा डालते हैं और भुने हुए चने डालते हैं, सब मेंटेन इसकी हम करते हैं। सब मेंटेनेंस जो है वो की जाती है। हमारे साथ और भी अमला मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर शाम के औकात में जिस तरह से यहाँ पे क्रोकोडाइल वगैरह जो है, मगरमच्छ मौजूद हैं, उनकी भी नस्लें हैं, परिंदों की नस्लें मौजूद हैं, तो शाम के औकात में उन्हें किस तरह से यहाँ पे जो है डील किया जाता है, क्या खिलाया पिलाया जाता है ताकि उनका अगला दिन जो है उसके आगाज़ से पहले उनको कुछ खिलाया जा सके? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक टाइम ही खुराक डलती है, जो डॉक्टर साहब हमें कहते हैं ना जिस वक्त उसी वक्त डालते हैं, शाम को नहीं डालते हैं। जब कोई डॉक्टर कहते हैं कि शायद डालने के लिए फिर डालते हैं, हम वैसे नहीं डालते। तो इसके अंदर यहाँ पे कौन सी इस वक्त ऐसे जो है जानवर मौजूद हैं जो कि डर के भाग जाते हैं, जब लोग इनको देखने आते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं उस वक्त? डर के भागते नहीं है, अंदर लेकर नहीं आते किसी को भी। अंदर आए तो फिर डरते हैं, बाहर कोई मसला नहीं है, बाहर आते हैं लोग, देखते हैं जानवरों को। जानवरों को जो है यहाँ पर देखा भी जाता है। कैमरामैन उस्मान भी आपको दिखा सकते हैं इस वक्त कि जानवर जो हैं यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जिनके अंदर नील गाय के साथ का जो है वो पाड़ा हिरन जो है वो भी मौजूद है और यहाँ पर ये जानवर जिनकी नस्ल अफजाइश जो है वो की जाती है। आपको अब आगे लिए चलते हैं, मुख्तलिफ जो है पॉइंट्स वहाँ पर भी दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से कौन कौन से जानवर और उनकी नायाब नस्लें मौजूद हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं यहाँ पर काली भेड़ों के केज में, जहाँ पर नील गाय के साथ साथ जंगली भेड़ें जो हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पे अमले की जानिब से उन्हें फीडिंग जो है वो की जा रही है, यहाँ पे खाना भी डाला गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे मज़ीद मालूमात जो हैं वो ले लेते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे पहले केज में थे, पाड़ा हिरन के केज में, और अब काले हिरन के केज में है, इनके दोनों जानवरों के दरमियान क्या फ़र्क आता है और उनको क्या खाना जो है यहाँ पर डाला जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जिस केज में हम गए थे वो था पाड़ा हिरन। जो इस केज में आए हैं इसमें है जंगली भेड़ और काला हिरन, ये 2 किस्में हैं, उधर 1 किस्म थी। ये खुराक सेम ही है इनकी। तो सुबह उधर वक्त चारा डालते हैं इनको 10 बजे तकरीबन, 12, साढ़े 12, 1 के दरमियान इसको भुने चने डालते हैं। तो जब कोई जानवर बीमार भी हो जाए तो हमारे डॉक्टर साहब हैं बहुत अच्छा इनका ख्याल रखते हैं।
अच्छा, मुझे बताइएगा कि इनमें मुख्तलिफ क्या होता है? इनके कोई रंग बदल जाते हैं या जिस तरह से जो काला हिरन होता है उसके रंग बदलते हैं जो मेल होता है, तो इसके क्या जो है तासुरात ज़ाहिर होना शुरू होते हैं कि ये अब बदल रहा है रंग और मौसम के हिसाब से जो बदल रहा है? गर्मियों के मौसम में जो हमारा काला हिरन है ना मेल, उसका रंग जो है ना वो ब्राउन हो जाता है। जो सर्दी जब आती है तो उसका रंग काला हो जाता है, इस वजह से उसको काला हिरन भी कहा जाता है। इसके सींग जो हैं वो बड़े बड़े और नुकीले होते हैं, और जो पाड़ा हिरन है उसके सींग भी बड़े नुकीले होते हैं, लेकिन वो 1 साल के बाद अपने सींग गिरा देता है, दोबारा नए सींग आते हैं। जो काला हिरन है इसके सींग गिरते नहीं हैं, जो पहले आते हैं वो ही रहते हैं सारी उम्र। अच्छा, यहाँ पे जब आपने खुराक डाली तो यहाँ पर नमक जो है वो भी नज़र आया साथ साथ, अगर क्योंकि ये वाला नमक जो है वहाँ पर नहीं था उनको जहाँ पे खाना डाला गया, तो ऐसा क्या मुख्तलिफ है जो यहाँ पर उनको नमक के साथ जो है उनको चने जो है वो दिए जाते हैं? हमारे डॉक्टर साहब ने कहा था नमक पहले उनको डाला हुआ था, उन्होंने खा लिया, फिर बाद में इनकी बारी थी, इनको नमक डालना है क्या ताकि इनका मैदा सेट रहे, पानी ज़्यादा पिए, इनकी सेहत जो अच्छी रहे। अच्छा, पानी डालने की ड्यूरेशन यहाँ पर क्या होती है कि पानी किस तरह से इनको डाला जाता है? जब खुराक के 2 वक्त रखे गए हैं तो जो पानी है उसका ड्यूरेशन जो है वो क्या होता है, कब कब उसको डाला जाता है? जब हम सुबह को आते हैं ना, पहली दफ़ा 9 बजे इनको पानी डालते हैं, 8 बजे, ठीक है। 8 बजे के बाद इनका जो पानी है ना वो गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त पानी गर्म हो जाता है, दोबारा उसको पानी को हम गिरा के नया पानी डालते हैं। जब शाम होती है तो फिर नया पानी डालते हैं। दिन में 3 दफ़ा इनको पानी नया डालते हैं, पिए या ना पिए इनकी मर्ज़ी, लेकिन हमारी तरफ से इनका ख्याल बहुत है इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर ये बताइएगा कि पाड़ा हिरन जो है आपने बताया कि जब लोग वहाँ पे देखने आते हैं तो वो भाग जाते हैं, तो ये हिरन जो यहाँ पे काले हिरन हैं और जंगली भेड़ हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं जब लोग इनको यहाँ पे देखने आते हैं? लोग, पहली बात तो है ये लोग अंदर तो आते नहीं हैं, ना हम किसी को आने देते हैं। ये हमारे साथ ही मनूस हुए हुए हैं, हम इनकी खुराक वगैरह को देखते हैं, ये हमारे पास भी आ जाते हैं, क्यों हमारा तो डेली का काम इनके अंदर आना, इनके पास आना, ये हमारे पास भी आ जाते हैं। तो लोग जो है ना वो बाहर से देखते हैं, अंदर को हम किसी को आने नहीं देते, इस वजह से ये आम लोगों से ये डरते हैं, हमारे से नहीं डरते। बिल्कुल, आम लोगों से जो है यहाँ पर डरा जाता है, लेकिन ये नायाब नस्लें जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर ब्रीडिंग सेंटर और यहाँ पर मुख्तलिफ जानवरों की, परिंदों की नस्लो अफजाइश जो है वो की जाती है। कैमरामैन उस्मान भी आपको दिखा सकते हैं इस वक्त कि ये खूबसूरत भेड़ें जो हैं, काली भेड़ें हों वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके अंदर छोटे बच्चे जो हैं जिनकी उम्र जो है वो 1 माह से 2 माह की होती है, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़र आते हैं। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी जगह जो है इनको दी गई है ताकि ये जानवर, इनकी नस्लो अफजाइश में भी आसानी हो सके और उसके साथ साथ इन खूबसूरत नायाब नस्लों को जो है वो परवान भी चढ़ाया जा सके और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ जो जूज़ हैं उनके अंदर इनको भेजा जा सके। अब आपको आगे लिए चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, जहाँ पर यहाँ पे विजिटर्स जो आते हैं वो क्या कहते हैं, किस तरह से देखते हैं ब्रीडिंग सेंटर को, यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, यहाँ से एंटरटेन हो। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर जहाँ पे मुख्तलिफ नायाब नस्लें मौजूद हैं तो वहीं पर यहाँ लोग भी आते हैं इनको देखने के लिए, फैमिलीज़ के साथ भी मौजूद होते हैं और फ्रेंड्स के साथ भी आते हैं ताकि यहाँ पर आएँ और मुख्तलिफ जो है ब्रीडिंग सेंटर्स, उसके साथ साथ मुख्तलिफ नायाब नस्लों को देख सकें। चंद साल पहले यहाँ पर साबिक डिप्टी कमिश्नर की जानिब से लोगों की जानिब से दरख्वास्त डाली गई थी कि इस जगह को, ब्रीडिंग सेंटर को मिनी ज़ू जो है वो बनाया जा सके ताकि ना सिर्फ यहाँ पर ब्रीडिंग का जो सिलसिला है वो जारी रह सके बल्कि उसके साथ साथ लोग यहाँ पर कर देख भी सकें और इस जू को जो है एंजॉय भी कर सकें, यहाँ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। मुझे बताइएगा यहाँ पे किसके साथ आए हैं आप? पापा के साथ। और कौन कौन से जानवर देखे हैं? मैंने नीलगाय देखी है और वहाँ से देखा है मार्कर, और पीछे से मैंने वो देखे 2 वो मगरमच्छ। आपने यहाँ पर क्या देखा है? मोर देखा बेटा, मोर देखी है और एक छोटी मोर देखी। किसके साथ आए हो यहाँ पे?
बाबा के साथ। बाबा के साथ आए हैं, इनकी और इनके वालिद भी उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि यहाँ पर बच्चों को जो है वो लेकर आते हैं, चेंज हो जाता है, क्या कहेंगे कि किस तरह का है ये ब्रीडिंग सेंटर? ये इस वक्त तो काफ़ी मखदूश हालत में है। ये बेसिकली मेरी रहाइश यहाँ से करीब ही है, कटवाला पार्क में तो अक्सर आते रहते हैं। यहाँ पे पहले काफ़ी जानवर हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ हरन रह गए हैं और यहाँ 3-4 यहाँ पे मगरमच्छ हैं और इसके अलावा यहाँ पे मोर हैं। लेकिन जितनी बड़ी जगह है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी स्पेस तो है और फैसिलिटी भी है, यहाँ पे मुलाजिम भी हैं, तो इसके यहाँ पे कोई और भी जानवर होने चाहिए ताकि बच्चों को कोई और भी लुत्फ़ आए। यहाँ पे तो रेगुलर आते हैं। सर बताइएगा कौन से ऐसे जानवर थे, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पे पहले भी कई जानवर मौजूद थे, तो क्या समझते हैं कि उन जानवरों का एहतियात नहीं की गई या उनके ऊपर नज़र नहीं रखी गई, जिसकी वजह से ऐसी नायाब नस्लें जो हैं वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही? मेरे ख्याल में यहाँ पे ना कोई उनका एहतियात नहीं रखी गई या ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि आप देखेंगे भी तो अंदर वाली साइड पे काफ़ी जो जगह है ना यहाँ पे ख़राब हो चुकी हुई है। इनके वो छोटे छोटे कमरे बने होते हैं उन मुनहदम हो चुके हुए हैं, तो इस वजह से शायद कोई ख्याल नहीं रखा गया, कोई बैक चेक नहीं है इनका। अगर वो रेगुलर होता हो तो कोई बेहतर अंदाज में यहाँ पे और भी परवरिश पा सकते हैं। ये हरन वगैरह तो इनकी तो ब्रीडिंग यहाँ पे करते हैं ये लोग, इनका ब्रीड भी काफ़ी बड़े हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको हरन ही नज़र आ रहे हैं और तो कोई जानवर नज़र नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर इस बात का शिकवा करते हुए ज़रूर नज़र आते हैं कि यहाँ पर जानवरों की तादाद जो है वो कम हो चुकी है। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताओ किसके साथ यहाँ पर आए हो और क्या कौन से जानवर जो हैं यहाँ पे देखे जो पहले देखते थे और अब नज़र नहीं आते? मैं अपने चाचू के साथ आया हूँ इधर। मैंने यहाँ पे मगरमच्छ देखे, मैंने हिरने देखी और नीलगाय देखी। इधर पहले यहाँ पे बंदर थे, वो नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल, यहाँ पर पहले बंदर थे जो आपके नज़र नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ और भी विजिटर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जो यहाँ पर जो है वो घूमने फिरने आए। मुझे बताएं कि किसके साथ आए हैं यहाँ पर और क्या लगता है, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? जी, हमारा जो है फ्रेंड्स का प्लान बना था कि चलें आज हम लोग ये जो है ब्रीडिंग सेंटर इसका विज़िट करते हैं कि कैसे हैं, कौन कौन से जानवर हैं। और अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि काफ़ी सारे जो हैं वो जानवर मौजूद हैं यहाँ पे और उनका ख्याल भी रखा जा रहा है। लेकिन ये है कि यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो अगर यहाँ पे मज़ीद जानवर होते तो और भी अच्छा लगता, विज़िटर्स बढ़ते। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक। तो देख रहे हैं यहाँ पर हिरन मौजूद हैं और जो है मोर भी मौजूद है यहाँ पे, तो अभी तो देख रहे हैं क्या। अच्छा, इसके अंदर मुझे बताइएगा कि किस तरह से देखती हैं कि यहाँ पर जब इतने लोग आते भी हैं लेकिन उस तरह से शायद खुश होकर नहीं जाते कि नई नस्लें नज़र नहीं आती हैं, आपको कोई जानवर नज़र नहीं आते, क्या समझती हैं कि किस तरह से इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है? हमारे डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से, जो हमारे साबका थे, उनकी जानिब से कहा जाता था, लोग भी उनको जो है वो दरख्वास्तें डालते थे कि मिनी ज़ू जो है वो बनाया जाए। अगर बनाया जाएगा तो क्या लगता है कि यहाँ पर लोग जो है वो आ सकते हैं, विजिटर्स इसको विज़िट करने के लिए? जी बिल्कुल, जैसे ये एरिया पूरा बना हुआ है, यहाँ पे अगर मज़ीद जानवर ये लोग रखते हैं या फिर अगर इसके ऊपर मज़ीद जो है वो देखभाल जानवरों की जाती है तो बिल्कुल विजिटर्स जो हैं वो बढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे लोग गटवाला पार्क में बहुत आते हैं तो ऑब्वियसली इस तरफ भी आना शुरू करेंगे अगर यहाँ पे मज़ीद ये जानवर रखेंगे या इसकी देखभाल करेंगे तो बिल्कुल। बिल्कुल देखभाल करेंगे तो और भी जो है इनके यहाँ पे जानवर आ सकते हैं। हमारे साथ और भी मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताओ कि यहाँ पर पहले कभी आए हो, पता था कि ब्रीडिंग सेंटर जो है यहाँ पर है फैसलाबाद के अंदर? जी बड़ी देर बाद आया हूँ, मुझे पता था, बचपन में हम आते होते थे, लेकिन उससे निस्बत ये मतलब कि और सुनसान हो गया। पहले ज़्यादा जानवर होते थे इधर, लेकिन अब नहीं है। कौन से जानवर थे जो यहाँ पहले नज़र आते थे और अब नज़र नहीं आते? पहले हिरन और भी नस्लों के थे, मतलब कि काला हिरन भी था पहले इधर, लेकिन अब वो नज़र नहीं आ रहा हमें। मगरमच्छ 2-3 थे लेकिन अब एक है, वो भी हमें नज़र नहीं आया, बाहर पानी के अंदर ही था, पता नहीं है भी या नहीं, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, यहाँ ये वाले बेहतर जानते हैं क्या सीन है। लेकिन आगे इधर और भी जानवर, परिंदों की बड़ी इकसाम थी अब, लेकिन इधर 3 रह गए जो मैंने अभी तक देखी हैं। और मेरे हिसाब से तो और भी बंदरों की भी नस्ल होनी चाहिए, कोई एक आधा शेर भी होना चाहिए। लाहौर में हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है वो इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये वो कहते हैं कि मतलब कि शहर से ज़रा बाहर है, लेकिन इतना बाहर नहीं है। ये आवाम आती है बहुत, गटवाला पार्क में, नहर में भी लोग नहाते वगैरह हैं, लेकिन आते हैं लोग, लेकिन खुश नहीं होकर जाते हैं। बड़ा सुनसान है यहाँ, एक स्टॉल भी लगने चाहिए, कोई फूड पॉइंट होना चाहिए इधर के लोग आएँ, खाएँ पिएँ और जाएँ, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, पानी तक नहीं मिल रहा हमें, लेकिन हम वैसे आए थे देखने, तो ऐसे ही है। मतलब कहा जा सकता है कि यहाँ पर आके अच्छा नहीं लगा, लेकिन दोस्तों के साथ प्लान बनाया गया। लेकिन ये है कि यहाँ पे काफ़ी नायाब नस्लें जो हैं वो मौजूद हैं जिनके लिए यहाँ पर काम हो रहा है। क्या कहोगे इस हवाले से? हो तो रहा है लेकिन इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत वैसे ही अपने मसलों में पड़ी हुई है, सियासत से निकलें तो वो काम करें कुछ। ये तो बड़ा उनके लिए छोटा सा प्रोजेक्ट होगा जिस पे काम नहीं कर रहे।
और भी उनके लिए बड़े प्रोजेक्टों को काम नहीं करते, यहाँ पे कहाँ देखेंगे। लेकिन हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं कि उन्हें कि वो इस पर भी ध्यान दें। ये भी छोटे छोटे बच्चों के लिए बना है, वो भी इंजॉय करें। लेकिन बच्चे कहाँ जाएँ, पार्क भी नहीं है इधर फैसलाबाद में, इतने 2-3 हैं, वहाँ पे इतना काम नहीं है। खाने पीने की चीज़ें वही नहीं है, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें वो लोग तो वहीं आते हैं, खाने पीने का हो जाता है। कुछ जूस पीने के लिए रुकते हैं, जगह देख लेते हैं। फंडिंग भी नहीं इतनी है इधर, तो मैं कहता हूँ कि इस पर गौर करना चाहिए। और जी बिल्कुल, सुस्त जो है हमारा यहाँ पर के घूम फिरना, हमारी जो अब सस्ता तौर पर जो लुत्फ़अंदोज़ जिन चीज़ों से हम हो सकते हैं वो नहीं होते हुए नज़र आते हैं। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इन्हीं के दोस्त हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। उन्होंने बड़ा शिकवा किया कि भाई यहाँ कुछ नज़र नहीं आता, यहाँ कुछ नज़र मिलता नहीं है, या पहले जानवर थे अब नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पर नायाब नस्लों की जो है वो ब्रीडिंग की जाती है, कई चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और नहीं भी हैं, आप किस तरह से देखते हैं इसको? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे अभी मज़ीद मेहनत हो रही है, लेकिन मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। जगह यहाँ पे काफ़ी सारी खाली है इनके पास, बहुत बेहतरीन जो एक ना निज़ाम को चलाया जा सकता है। जैसे आपके दूसरे साथियों ने, दोस्तों ने भी बताया कि यहाँ पर जो है चीज़ों के खाने पीने के स्टॉल जो हैं वो नहीं लगाए गए, तो क्या समझते हैं कि यहाँ पर लगने चाहिए ताकि विज़िटर्स की तादाद जो है वो मज़ीद बढ़ सके यहाँ पे? बिल्कुल तादाद बढ़ सकती है। बहुत से लोगों को तो भी पता ही नहीं है कि यहाँ पे ज़ू का भी इंतज़ाम किया गया है। लोगों के देखने के लिए विजिटर्स भी अलाउ हैं यहाँ पे। सब लोग, अक्सरियत फैसलाबाद की यही समझती है कि सिर्फ ब्रीडिंग सेंटर है, गवर्नमेंट का एक इदारा है, बस यहाँ पे वही मुलाजमीन जो हैं वही काम करते हैं, वही आते हैं, वही यहाँ पे इनकी देखभाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे विजिटर्स भी अलाउ हैं। यहाँ पे इसको मज़ीद बेहतर करना चाहिए, स्टॉल्स लगने चाहिए, पानी का बाकायदा इंतज़ाम होना चाहिए। जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेस जो है वो भी मौजूद है। मज़ीद जानवरों को यहाँ पे लेके आना चाहिए। जिस तरह लाहौर का ज़ू बनाया गया, बेहतरीन ज़ू है बिल्कुल। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इंतज़ामात ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। थोड़े से फंडिंग की शायद कमी होगी, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस है, उनको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, मुझे जैसे बताया, आपने बताया कि स्टॉल्स जो हैं यहाँ पे होने चाहिए, खाने पीने का इंतज़ाम भी होना चाहिए, लेकिन हमारी जो एक हमारी कौम का अलमिया है कि यहाँ पर जब वो आते हैं, इस तरह के खाने पीने के स्टॉल लगते हैं, तो वहाँ पर आवाम से ज़्यादा या खाने पीने की चीज़ों से ज़्यादा गंदगी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो ये तो जानवर ऐसे हैं जिनको सफाई सुथराई में रखने की ज़रूरत है, नायाब नस्लें हैं, तो फिर क्या किया जाए, किस तरह से हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं? उसके लिए देखें, हम यहाँ पे मज़ीद ये जो निज़ाम है ना उसकी बेहतरी के लिए, अब ये तो हर जगह पे जहाँ पे लोग जाएंगे वहाँ पे गंदगी तो होगी, लेकिन वहाँ पे सफाई का निज़ाम लाया जा सकता है। वहाँ पे डस्टबिन लगाई जा सकती हैं तो वक्त पे वक्त जगह जगह पे, और उससे मेरा ख्याल है कि अब लोगों में शऊर पैदा हो रहा है। वो उस तरह से गंदगी नहीं फैलाते जिस तरह से पहले, जो आज से कुछ साल पहले देख लें और अब के दौर में देख लें। अब मज़ीद बेहतरी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता से। जी बिल्कुल, मज़ीद बेहतरी जो आ रही है। शहरी जहाँ एक तरफ शिकवा करते हुए नज़र आते हैं, तो उसके साथ साथ इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि इस तरह की जगहों पे ब्रीडिंग सेंटर्स के अंदर यहाँ पर खाने पीने के सामान और स्टॉल्स मौजूद होने चाहिए, ताकि लोग जो यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर घूमने फिरने के साथ साथ जो है लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकें खाने पीने के साथ। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरह कि इन्होंने बताया कि खाने पीने के स्टॉल जो हैं वो मौजूद होने चाहिए और मुख्तलिफ राय जो है यहाँ पर दी गई, लेकिन इसके अंदर ये भी चीज़ मुझे बताइएगा कि बीइंग अ शहरी, एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर हम लोग किस तरह से अपने दीगर जानवरों को महफूज रख सकते हैं, क्योंकि जो नायाब नस्लें रह जाती हैं उनको यहाँ पर ला के जो है उनकी अफजाइश की जाती है। किस तरह से चाहेंगे कि उनको सेफ़ रखा जा सके? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे जब आया हूँ दोस्तों के साथ, तो बड़ा यहाँ पे मज़े का माहौल था कि दोस्तों के साथ था। हमने प्लान किया था कि हम यहाँ पे आएंगे, देखेंगे, लेकिन मैं जब यहाँ पे आके देखा हूँ तो मैं जो सिनेरियो जहन में बिठा के आया था कि यार वहाँ पे ऐसा निज़ाम होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। नायाब नस्लें यहाँ पे हमने देखी हैं जो कि है बहुत ही पेचीदा हो चुकी हैं, जो बहुत कम हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो उनकी हिफाजत की जा रही है, उनकी ब्रीडिंग की जा रही है, उनकी नस्ल को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सफाई के इंतज़ामात हैं और वो शायद उतने बेहतर नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके तवसल से कि इस चीज़ को थोड़ा बेहतर किया जाए, और अगर यहाँ पे जो है इंतज़ामात कुछ बेहतर हो जाएं तो शहरियों की तादाद जो है वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा आ सकती है, विज़िटर्स यहाँ पे ज़्यादा आ सकते हैं, और इसी की वजह से जब लोगों का रुझान यहाँ पे ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली जो यहाँ का अमला है उसका भी जो है वो काम करने को दिल चाहेगा कि लोग आते हैं, हमारे काम को देखते हैं, पसंद करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक, ये मुकम्मल एक SOPs के साथ जब निज़ाम बन जाएगा ना, तो तब ये तमाम तर चीज़ें जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वो शुरू हो जाएंगी। तो उसके साथ मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जो नायाब नस्लें नज़र आती हैं
उनको हम आप क्या समझते हैं कि ये दीगर शहरों में भी नज़र आती होंगी, कि फिर यहाँ पर विज़िट किया है तो कह सकते हैं कि फैसलाबाद में जो है ऐसा है कि दूसरे शहरों में भी देखे जा सकते हैं कि ऐसी नस्लें जो हैं, खूबसूरत नस्लें जो यहाँ पे पाई जाती हैं, वहाँ पर भी हैं? नहीं, ये मैं एक्चुअली बेसिकली टोबा टेक्सिंग से हूँ, तो मैं अक्सर लाहौर भी जाता रहता हूँ, लेकिन मैं फैसलाबाद में आके ये सब देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं परिंदे देखे हैं, कुछ क्रोकोडाइल्स के कुछ नस्लें देखी हैं। हिरन कुछ नायाब थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन वो एक नॉर्मल हिरन नहीं थे, वो सयाह हिरन या कुछ ऐसा उनका नाम था। तो बहुत सी नायाब नस्लें जो हैं वो फैसलाबाद के ये जो ब्रीडिंग सेंटर है, इन्होंने उसको महफूज करके रखा है और हमारे लिए बचा के रखा है। बिल्कुल, नायाब नस्लों को जो है वो ब्रीडिंग सेंटर के अंदर महफूज करके रखा है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ जानवरों की अफजाइश जो है वो की जाती है। क्रोकोडाइल भी होते हैं, परिंदे भी हैं, जानवर भी हैं, काला हिरन भी मौजूद है, नील गाय भी। ये ऐसे जानवर हैं जिनकी ब्रीडिंग जो है यहाँ पर की जाती है। इनको महफूज रखा जाता है ताकि इनकी नस्लों को बचाया जा सके और हमारी आने वाली नस्लों को दिखाया जा सके, बताया जा सके कि ये नायाब नस्लें जो हैं किस कदर खूबसूरत हैं और हमारे कल्चर का, हमारी वाइल्ड लाइफ का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाज़रीन, इसके बाद दोबारा से जो है आपसे मुलाकात करते हैं। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर, ये जो अजाब है हम दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं, जहाँ पे आपको गढ़वाला पार्क के बारे में बताया भी गया। मुख्तलिफ नायाब नस्लों ने जो है खूबसूरत नस्लें भी यहाँ पर देखी गई। तो उसके साथ साथ यहाँ पर आगे प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं। हमारे साथ यहाँ के वेटरनेरियन डॉक्टर ऑफिसर मौजूद हैं, मुजाहिद अली साहब। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं सर बताइएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी नस्लें जो हैं वो जानवरों की मौजूद हैं, नायाब नस्लें हैं, और उनकी किस तरह से अफजाइश जो है वो की जाती है? जी, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए। आपने जो लोगों बेसिकली ये एक एजुकेशन पर्पज़ है जिसके लिए आप आए हैं। लोगों को इसके बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत कम नॉलेज है कि आया वाइल्ड लाइफ होती क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए हैं। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज़्म बताता हूँ। वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर गढ़वाला फैसलाबाद जो है वो पंजाब वाइल्ड लाइफ पार्क्स एंड डिपार्टमेंट लाहौर के अंडर काम करता है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक इंस्टीट्यूट है और बेसिक इसका जो प्रिंसिपल था वो यही था कि जो वाइल्ड स्पीशीज़ हैं उनकी कंजर्वेशन। तो ये एक एक्स सीटो टाइप इन कंजर्वेशन है जिसके अंदर आपको वो ब्रीड्स जो हमारी नेटिव हैं पहले आपको नेचर में नज़र आ रही थी और आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ से थोड़ी डिटीरियोरेट हो रही थी। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि उन ब्रीड्स को हम ऐसे वाफर या उनका नंबर इंक्रीज़ करवाएं और फिर दोबारा इनको नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ किया जाए। तो इधर हमारे पास 3 सेक्शन है मेजर। नंबर 1 इज़ अ क्रोकोडाइल सेक्शन है, नंबर 2 इज़ अ बर्ड सेक्शन है, नंबर 3 इज़ अ अंगुलेट सेक्शन है। क्रोकोडाइल जो सेक्शन है उसके अंदर हमारे पास मार्श नील क्रोकोडाइल हैं और उसके हमारे पास 5 नंबर हैं, 4 फीमेल 1 मेल की रेशो के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारा जो एक पेयर है वो ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है और इंशाल्लाह इस साल वो ब्रीडिंग जो है ना उनकी सक्सेसफुल रहेगी। और उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ तो उसके लिए हमारे पास जो है वो एक बाकायदा इंक्लूजर सिस्टम इंस्टॉल है और उसमें पॉन्ड भी है जैसा कि आपने देखा भी है, और लैंड एरिया भी है। और उनकी जो डाइट है उसमें हम उनको मीट जो है वो प्रोवाइड करते हैं अल्टरनेटिव डेज़ के ऊपर। उनकी जो प्रॉपर जो है ना बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उनका राशन स्केल में। आपने बताया कि यहाँ पर क्रोकोडाइल जो हैं वो 5 हैं, एक जो है वो मेल है, बाकी 4 जो हैं फीमेल है। तो इसके अंदर किस तरह से समझते हैं कि इनको टेम्परेचर वाइज किस तरह से इनका खाने की टाइमिंग क्या होती है, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं तो पानी के अंदर ज़्यादा रहते हैं, तो उनको खाना जो है किस तरह से पहुँचाया जाता है? बेसिकली ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है ना, ये जो समर सीज़न आता है उसके अंदर इसका जो टेम्परेचर अगर मेंटेन रखा जाए तो ये अपनी एक्टिवनेस को एट पीक लेवल पे शो करते हैं। उसके लिए हमारे जो है ना समर को हम मेंटेन करते हैं टोटली नेचुरल वाटर के साथ। मींस हमारे पास टरबाइन सिस्टम इंस्टॉल है और तो हम दिन के अंदर हर 1 घंटे के बाद मिनिमम
20 से 25 मिनट्स के लिए जो टरबाइन है वो ऑन करते हैं, तो उस पॉन्ड के अंदर फ्रेश वाटर ऐड होता रहता है। जैसे ही फ्रेश वाटर ऐड होता है तो जो उसका पॉन्ड का टेम्परेचर है वो डाउन जाना शुरू हो जाता है। तो हम उसको तकरीबन 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर मेंटेन करते हैं उस वाटर का टेम्परेचर, और उसके ऊपर ही ये अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। और आलमोस्ट हमारा जो फीडिंग रिसीविंग टाइम है ना वो 11 AM है, और हम जैसे ही रिसीव करते हैं फ्रेश मीट और वैसे ही उनको हम पॉन्ड के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये इनका एक छोटा सा मैकेनिज़्म है। बाकी इनकी स्पोर्टिव मेडिसन, इसकी हेल्थ, वो हम प्रॉपरली इसको मॉनिटर करते हैं, और उसके लिए हम इनके वाटर सैम्पलिंग और फीकल सैम्पलिंग वो करते रहते हैं, और वो हम मुतलका जो इसके इंस्टीट्यूट हैं बनने हुए, हम उनसे इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बनवाते हैं। और उसके जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मेडिकली इनका जो है वो ख्याल रखा जाता है, उसकी क्या जो है प्रिकॉशंस होती हैं, किस तरह से पता चलता है? क्योंकि यहाँ पर जैसे क्रोकोडाइल हैं आपने बताया, परिंदे भी हैं, तो मुख्तलिफ और जानवर भी, नीलगाय भी जो है यहाँ पर मौजूद है, तो उनकी किस तरह से मेडिकली उनको जो है सेफ़ किया जाता है या उनके प्रिकॉशंस किए जाते हैं ताकि उनकी नस्ल जो है उसको बचाया जा सके? जी, बेसिकली हमारा जो प्रिस्क्राइब्ड स्केड्यूल है प्रॉपर वैक्सीनेशन का, प्रॉपर डिवर्मिंग का, और उसके अलावा प्रॉपर मल्टीविटामिन्स एंड फीड एडिटिव्स जो है उसके साथ सप्लीमेंटेशंस का, वो हम अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द एनिमल, वो हम उसको फॉलो अप करते हैं। और वो इनका जो है ना वो चल रहा होता है, हम इनको वो उसकी जो प्रॉपर टाइम है उसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ब्रीडिंग भी आ रही है, हमारे पास सक्सेसफुल जो है ना वो बर्थ रेट भी आ रहा है, जो यानी कि हर साल जो है ना नंबर इंक्रीज़ हो रहा है एनिमल का हमारा। इसके लिए बताइएगा कि डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, उनकी तादाद कितनी होती है, और उनको फिर क्या एक डॉक्टर सिर्फ एक केज को या एक जो है पोर्शन को देखता है, या सबके लिए वही डॉक्टर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है? बेसिकली हर पार्क में एक वेटनरी ऑफिसर और उसके रिलेटिव स्टाफ होता है, जिसमें फील्ड असिस्टेंट और बाकायदा एनिमल कीपर्स होते हैं, जो उस एनिमल के हर केज के ऊपर हमारे पास एनिमल कीपर है जो एनिमल्स को प्रॉपर ऑब्ज़र्व करता है। और उसके साथ साथ जो वेटनरी ऑफिसर है उसकी, यानी कि इधर मैं हूँ वेटनरी ऑफिसर, मेरे साथ एक मेरे कोलीग हैं, तो हम इन सब एनिमल्स की जो हेल्थ है उसको डेली मॉनिटर करते हैं, इनका फीड इनटेक इनका मॉनिटर करते हैं, कौन सा एनिमल फीड प्रॉपर ले रहा है, कौन सा नहीं ले रहा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना रूल आउट करते हैं कि किसको हम सेग्रीगेट करें, किसको ट्रीट करें, या इसको जनरल मेडिकेशन की तरफ लेके जाएँ। इसके साथ बताइएगा कि न्यूट्रिशंस को किस तरह से जो है वो बढ़ाया जाता है, या किस तरह से उन पर काम किया जाता है? न्यूट्रिशन जो है ना वो भी सीजनल होता है, उसमें जो शफलिंग होती है। कुछ एनिमल्स हैं उनको विंटर सीज़न के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, कुछ एनिमल्स को जो है समर सीज़न में ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कुछ एनिमल्स जो है जैसे ब्रीडिंग सीज़न चल रहा हो, जो बर्ड्स हैं हमारे पास उनका ब्रीडिंग सीज़न मार्च से स्टार्ट हो जाता है, तो हम फिर उस हिसाब से इनकी जो है ना जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर नेचुरल जो इंग्रेडिएंट है लाइक पालक, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन वगैरह ऐड करते हैं कि उनकी जो मल्टी न्यूट्रिएंट्स की उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसको हम नेचुरली और उसको अपना एक कांस्टेंट मेथड के साथ उसको पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ये भी बताइएगा कि म्यूटेशन के लिए जो है क्या इकदाम किए जा रहे हैं, किस तरह से जो है इसके पर काम कर रहे हैं? बेसिकली जो हमारे पास ब्रीड हैं वो हमारे पास बर्ड्स के जो मोस्टली पी फाउल्स हैं उसकी हमारे पास 4 ब्रीड हैं, जस्ट लाइक नंबर 1 इज़ अ इंडियन पी फाउल है, ब्लैक शोल्डर है, वाइट है और पाइड है। तो हमारे पास इसकी जो ब्रीड्स हैं ना वो सक्सेसिव हो रही है, तो हम इसके साथ साथ हम कुछ म्यूटेशंस जो कलर डेवलपमेंट है इनके ट्रांस के अंदर, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर जो भी इनकी कलर डेवलपमेंट है, मींस इसमें स्पार्डिंग है, चारकोल है, अपना जिंक कलर है, तो हम भी ट्राई कर रहे हैं कि हम भी जो यानी कि ट्रेंड चल रहा है इंटरनेशनली
कि एनिमल्स की कलरफुल को मेंटेन करने के लिए एक तो हम इसकी प्रॉपर ब्रीड को मेंटेन कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें है कि उसकी म्यूटेशंस को लेके आएँ ताकि वो जो है ना एक डिफरेंट कलर हमें जो है ना वो दे। तो उसके लिए हम इस दफ़ा 1-2 पेयर हमने सेट किए हैं अपने, जिसके अंदर हमने मसलन पाइड के साथ ब्लैक शोल्डर का पेयर बनाया, वाइट के साथ कॉमन का पेयर बनाया कि उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा कि उसके जो कलर है वो कितने ब्यूटीफुल है, कितने चार्मिंग है, इनमें आ सकते हैं। इसके साथ मुझे ये बताइएगा कि हमारे पास नील गाय जो है वो उसकी तादाद यहाँ पर कितनी है और उसकी ब्रीड को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से उस पर काम हो रहा है? जो हमारे पास बिल्यू बुल नील गाय है वो हमारे पास हर साल आलमोस्ट 5 to 6 नंबर इंक्रीज़ होता है अकॉर्डिंग टू द फीमेल्स, क्योंकि हमारे पास जो अडल्ट फीमेल्स हैं उसकी तादाद भी 6 है। तो उसके साथ हमारे पास हर साल जो है ना वो 4, 5, 6 बर्थ आती हैं अकॉर्डिंग टू द उनकी ब्रीडिंग के ऊपर। तो उनकी ब्रीडिंग को हमने ऐसे उनकी प्रॉपर पेयरिंग की हुई है हमने, और जो अग्रेसिव मेल्स हैं उसको हमने सेग्रीगेट किया हुआ है, अल्फ़ा मेल के साथ फीमेल्स को रिलीज़ किया हुआ है ताकि वो अच्छा एक तो उनमें म्यूचुअल फाइटिंग कम हो और ब्रीड कर सकें और अच्छा जो है ना रिज़ल्ट हमें आ सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 25 के जो है ना राउंड अबाउट बिल्यू बुल्स अवेलेबल हैं। अच्छा, वो आप लोगों के पास ही यहाँ पे ब्रीडिंग सेंटर के अंदर ही रखी जाती हैं या उनको आगे जो है सप्लाई किया जाता है, जिस तरह से ना सिर्फ ज़ूज़ के अंदर मतलब फैसलाबाद समेत पाकिस्तान में जितने ज़ूज़ हैं वहाँ पर इनको सप्लाई किया जाता है या फिर कोई और इकदाम इनके लिए किए जाते हैं? बेसिकली जब हमारा नंबर इंक्रीज़ करता है तो हमारा जो हेड ऑफिस है वो इस चीज़ को मॉनिटर करता है कि कौन सा पार्क जो है ना वहाँ पे किस एनिमल की ब्रीडिंग अच्छी हो रही है। और क्योंकि ये इन्वायरमेंट सूट जिन एनिमल को करता है, स्ट्रेस फ्री जहाँ होते हैं वहाँ वो एनिमल ब्रीड करता है अच्छे से। तो जो हमारा टोटल पार्क्स हैं तकरीबन 17 से 18 पार्क्स हैं पूरे पंजाब के अंदर। तो जहाँ पे जो एनिमल सरप्लस हो रहे हैं या ब्रीड अच्छा होते हैं तो उसमें से हम जो दूसरे पार्क्स हैं जहाँ पे उनकी जो नंबर है वो कम है या प्रॉपर पेयरिंग नहीं है तो हम वहाँ शिफ्टिंग करते हैं। वो डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है, वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिफरेंट पार्क्स के अंदर हम इसकी रेगुलर शिफ्टिंग होती रहती फॉर इंक्रीज़ द नंबर और इसकी प्रॉपर पेयरिंग के लिए। प्रॉपर पेयरिंग के लिए सर इसके बताइएगा जो हमारे पास यहाँ पर परिंदों की जो है नस्लें जो बहुत ही नायाब होंगी, उनके अंदर कौन सी ऐसी नस्लें हैं जिनको आगे बढ़ाने के लिए हमें ऐसी डिवाइसेस की या आप कह लें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो उनको बेहतर तरीके से उनके न्यूट्रिशन जो है वो हो सके, बढ़ सके ज़्यादा? बेसिकली हमारे पास जो ब्रीड्स हैं वो हमारी नेटिव हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह इधर बहुत अच्छा ब्रीड कर रही हैं और हम इधर से शिफ्टिंग भी करते हैं जिस तरह हम बाकी एनिमल्स करते हैं। तो हमारा जो ब्रीडिंग सक्सेस रेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। ऐसा बताइएगा कि हैचरीज़ के आउटकम जो है वो किस तरह से आ रही है? ब्रीडिंग सेंटर के बारे में भी बताया, तो वहाँ से आउटकम जो है वो किस तरह की है? जी, जो हमारे बर्ड्स हैं उनका ब्रीडिंग सीज़न जो है ना मार्च से स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास इधर अपने ब्रीडिंग सेंटर के अंदर एक हैचरी सिस्टम इंस्टॉल है और हमारे पास कैपेसिटी है कि हम आलमोस्ट 600 से 700 एग्स को इंक्यूबेट कर सकते हैं। तो हम सुबह जो अपना कमेटी है वो एग कलेक्ट करती है, उसको मार्क करती है और उसको हैचरी में प्लेस कर देती है। उसके साथ साथ हमारा एक ब्रूडिंग रूम है और उस ब्रूडिंग रूम में हमारे पास ब्रूडर्स सेट किए हुए हैं ऑलरेडी। ब्रूडर्स मींस के जो चिक है डे 1 पे उसको वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता, उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमने ब्रूडर सेट किए हैं। तो हम जो जैसे ही उनका क्लच साइज़ आता है, जैसे ही क्लच का आता है हम उसमें से वो चिक्स उठाते हैं, उसको ब्रूडर में शिफ्ट कर देते हैं और वैसे वहाँ से फिर जैसे वो 3 वीक्स 4 वीक्स के होते हैं फिर हम बाहर उनको केजेस के अंदर शिफ्ट करना शुरू करें। हैचरी के लिए हमारा पूरा सिस्टम इंस्टॉल है, बैकअप यूपीएस हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसी सिस्टम के अंदर इसी बात से आपका पकड़ी हूँ कि अगर कोई सिस्टम जो है ख़राब हो जाए तो उसको किस तरह से जो है वो ठीक किया जाता है? अगर ये ठीक नहीं होता तो वो क्या नुकसान आ जाए हम पे आता है? बेसिकली अगर कोई फॉल्ट आता है हैचरी में, आपको पता है अगर कोई हैचरी में फॉल्ट होएगा तो बेसिकली वो ब्रीडिंग और हैचेबिलिटी पे इफ़ेक्ट करेगा, अंडे ख़राब हो सकते हैं।
तो हमारा जो हैचरी मैन है वो इस में तरबियत याफ्ता होता है कि उसको हैचरी की मेंटेन करने का सारा आइडिया होता है, वो उस अकॉर्डिंग उसको अंदाज़ा होता है, वो हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे उसको मैनेज करता रहता है ताकि जो मेजर लॉस है उससे बचा जा सके। डॉक्टर मुजाहिद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ब्रीडिंग सेंटर के हवाले से आगाह किया, क्योंकि फैसलाबाद के बासियों को ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें ब्रीडिंग सेंटर के बारे में और यहाँ पर नायाब नस्लों के बारे में पता हो। मेरी टीम को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ और नए प्रोग्राम के साथ।